नमस्ते मित्रों। आज हम लोग भारत भूगोल की क्लास शुरू करने वाले हैं। भूगोल आप पढ़ते हैं और आंकड़े उसके याद नहीं रखते हैं, याद करना पड़ता है, भूल जाता है, बार बार समस्याएं होती हैं। लेकिन आज भूगोल को हम इस तरह से पढ़ेंगे कि उसे रटना न पड़े और मैप के अनुसार हम देख देख के समझे रहेंगे तो हम आसानी से प्रश्नों को हल कर पाएंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको सब कुछ समझ में आएगा और बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा। चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं भारत भूगोल को। भारत का जो नाम है वह दो नाम है, एक है भारत और दूसरा है इंडिया। भारत के संवैधानिक नामों में दो नामों का प्रयोग किया गया है, भारत और इंडिया। संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा भी गया है, इंडिया दैट इज ए भारत यूनियन ऑफ द स्टेट। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ होगा। भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त है, जो कि आर्यों के नाम पर रखा गया है। जो आर्य थे उन्हीं के नाम पर इसे आर्यावर्त कहा जाता था। आर्यों के प्रतापी राजा भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत रखा गया, यानी कि भरत के नाम पर ही इसे हम भारत कहते हैं। तो इन आर्यावर्त है, भारत है, और हम देखते हैं कि भरत के नाम पर इसे भारत कहा गया। तो दो प्रमुख नाम है, इंडिया और भारत। तो अन्य चीज़ों को हम देखते हैं कि यहाँ पर प्राचीन अभी भी सिंधु एक नदी बहती है जो कि हमारे भारत से होकर के गुजरती है, पाकिस्तान जाती है। और इसी सिंधु नदी को जो पर्सिया लोग थे जिन्हें ईरानियों के नाम से जाना जाता है, ईरानी कहा जाता है, ये सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे, सिंधु को हिंदू कहते थे। और इसी के नाम पे भारत जो है हिंदुस्तान कहलाया। तो सीधे प्रश्न है कि पर्सिया और ईरानियों ने भारत का नाम हिंदुस्तान रखा या हिंदुस्तान कहलाया। सिंधु नदी हिंदू नदी के नाम से जानी जाती थी, इसलिए हिंदुस्तान कहलाया। और फिर हम देखते हैं कि यूनानी लोग जो थे वो सिंधु नदी को इंडस नदी के नाम से जानते थे या उसे इंडस नदी कहते थे, और उसी के आधार पर इस देश का नाम इंडिया पड़ा। तो अब यहाँ से प्रश्न पूछे भी जाते हैं और प्रश्न पूछे भी गए हैं कि यूनानियों के नामकरण किया इंडिया और ईरानियों और पर्सियों ने नामकरण किया हिंदुस्तान का नामकरण किन देशों के लोगों ने किया। तो आप आसानी से याद रखिए कि यूनानी, इंडिया थोड़े इंग्लिश टाइप के लगते हैं, यूनानी तो इंडिया और पर्सिया ईरानी, तो उन्होंने इस देश को हिंदुस्तान कहा। और ये सभी चीज़ें आप पता है। आइए पूरे भारत में, विश्व में हम भारत की स्थिति को देखते हैं। यहाँ पे हम छोटा सा एक ग्लोब ड्रा कर लेते हैं। बीच में एक सीधी रेखा गुजरती है जिसे हम विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, जो दो बराबर भागों में ग्लोब को बांट देती है। ठीक, आइए कुछ और चीज़ों को समझते हैं। कुछ छात्रों को बड़े समस्याएं होती हैं। इसे पूर्व कहते हैं, इसे पश्चिम, से उत्तर और नीचे दक्षिण। तो दाहिने साइड में हमेशा पूरब होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। जब भी हम मैप में पढ़ेंगे, बुक में पढ़ेंगे, तो दाहिने साइड पूरब होगा और बाएं साइड पश्चिम होगा, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण कहलाएगा। ठीक, तो ये अपने दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए, कंफ्यूज मत होइए। तो ये ग्लोब जो है विषुवत रेखा के माध्यम से दो बराबर भागों में बढ़ जाती है। नीचे की जो लाइनें खींची जाती हैं ग्लोब पे, उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। सीधे सीधे जो रेखाएं खींची गई हैं क्षैतिज, उसे अक्षांश, और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, उन्हें हम देशांतर रेखा कहते हैं, देशों में अंतर करने वाली रेखा। ठीक, तो इसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। अब बीच का जो रेखा है इसे हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन, 0 डिग्री रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिए कि गोलार्ध को दो बराबर भागों में बांटता है विषुवत रेखा। यहाँ पर 23/2 अंश पर या 23:30 पर कर्क रेखा गुजरती है। ग्लोब पे 23/2 पे
कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में 23.1/2 पे मकर रेखा गुजरती है। एकदम ध्यान में रखिए, उत्तरी में कर्क और दक्षिणी में मकर रेखा। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है, तो इसी स्थिति पे लगभग भारत है। भारत के बीचों बीच से ही कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा पर भारत है और ये स्थिति पूरब में है। तो आप देखोगे कि बिना कुछ याद किए भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत की वैश्विक स्थिति ग्लोब में है उत्तरी और पूर्वी या पूर्वोत्तर गोलार्ध में स्थित है भारत। तो हम उसे बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, उसे रटने की ज़रूरत नहीं है कि हम बार बार उसे रटें कि कहाँ भारत है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक, तो एकदम आसान समझ में आ गया होगा कि भारत आपका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। और चीज़ों को समझते हैं हम। भारत जो है ये 8 डिग्री 4 मिनट जो कि अक्षांशीय रेखा है, जो सीधा सीधा खींचा गया है, से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच है। अक्षांश रेखा 37 डिग्री के बीच है, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 के बीच है। ठीक, और अगर हम देशांतर रेखाओं की बात करें तो देशांतर रेखा जो है 68 डिग्री 7 से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच है। ठीक, तो हम इसे बहुत आसानी से याद करेंगे। देखिए 84, 37, 66, 87, 97, 25, यानी कि 84, 37, 66, 97, 25 हम याद रखें तो बहुत ही बेहतर ढंग से हम इसे याद रख सकते हैं मोबाइल के डिजिट की तरह, क्योंकि इसमें सभी 12 डिजिट हैं और जब एक बार हम इसे पढ़े रहेंगे तो ये हमारे दिमाग में सेट हो जाएगा कि नीचे 8 4 था, ऊपर 37 6 था, फिर इधर 67 7 था और फिर 97 25 था। तो फिर हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम बिल्कुल आसानी से देश की भौगोलिक स्थिति को समझ सकते हैं और यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और अधिकांश छात्रों का यह गलत ही होता है जब उन 2-3 महीने पहले पढ़े होते हैं, तो क्योंकि उन्हें यह आंकड़ा याद नहीं रह जाता है। आइए भारत की कुछ और स्थिति को हम लोग देखते हैं। भारत की अन्य स्थितियों में यदि देखा जाए तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है। और अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान है किबिथु, जो कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। और वहीं पे जगह है जिसका नाम है वालांगू। तो कभी पेपर में किबिथु विकल्प में दिया जाता है, कभी वालांगू दिया जाता है। तो आप याद रखिए बिल्कुल कि यदि किबिथु नहीं है तो विकल्प में वालांगू होगा और दोनों है तो किबिथु सही होगा। ठीक, और इसी तरह हम भारत के पश्चिमी राज्य की बात करें, सबसे पश्चिम में तो गुजरात स्थित है। सबसे पश्चिम में गुजरात है और गुजरात में सबसे अंतिम बिंदु गौर मोती या गुहार मोती है। गौर मोती या गुहार मोती सेम नाम है। ठीक, यहीं पे एक जगह है जिसको हम सर क्रिक कहते हैं, जो भारत पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र भी है। बहुत पूछा जाता है पेपरों में कि सर क्रिक किन देशों के मध्य विवादित है। तो अगर गौर मोती विकल्प में नहीं है तो उत्तर सही होगा सर क्रिक, क्योंकि यह भी पश्चिम में ही स्थित है। उत्तर की हम बात करें तो सबसे उत्तर में भारत में इंदिरा काल है। इंदिरा काल जो कि जम्मू कश्मीर के काराकोरम दर्रे के पास स्थित है, इंदिरा काल। और भारत की मुख्य भूमि पे सबसे दक्षिण में कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी मुख्य भूमि में सबसे दक्षिणतम हिस्सा कन्याकुमारी, जिसे केप केमोरेन के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए, कई बार पूछा गया कन्याकुमारी को और किस नाम से जाना जाता है, केप केमोरेन।
सबसे दक्षिण में जिसे हम आप लोग बार बार याद किए रहते हैं, इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिण में है, इंदिरा पॉइंट, जो कि 6 डिग्री 4 पर स्थित है। मुख्य भूमि पर कन्याकुमारी और अंडमान निकोबार पे इंदिरा पॉइंट है। यहाँ पे देखिए ग्रेट निकोबार पर स्थित है यह, ग्रेट निकोबार, क्योंकि अंडमान निकोबार दोनों को हम एक साथ याद करते हैं और पूछ लिया जाता है इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, और विकल्प में अलग अलग दिया है कि अंडमान पे है कि निकोबार पे है, तो ग्रेट निकोबार पे है। ऐसा प्रश्न पूछा भी गया है कई बार, तो ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार पे स्थित है। इंदिरा पॉइंट को हम देखिए यहाँ पे इंदिरा पॉइंट को हम अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट। तो ये दोनों याद रखिए आप कि इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। आपको यह एकदम याद रखना है कि कई बार पेपरों में पूछा गया इंदिरा पॉइंट को और किस नाम से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट कहा जाता है। ठीक, कुछ यहाँ से पूछ लिया जाता है प्रश्न और आपको याद रखना है। आइए यहीं पे कुछ और चीज़ों को हम समझते हैं। ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यह भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है अंडमान निकोबार, और इसी को हम मरकत द्वीप के नाम से भी जानते हैं। अंडमान निकोबार को ही हम मरकत द्वीप कहते हैं, और इसे ही हम एमराल्ड द्वीप भी कहते हैं। कई बार पेपरों में पूछा गया और बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। एमराल्ड द्वीप, वास्तव में मरकत द्वीप को ही इंग्लिश में एमराल्ड द्वीप कहते हैं। विश्व भूगोल पढ़ेंगे तो एमराल्ड द्वीप अन्य जगहों पे भी आपको मिलेगा। ठीक, तो भारत में अगर पूछा जाए कि कौन सा एमराल्ड द्वीप है, तो सीधे सीधे अंडमान निकोबार एमराल्ड द्वीप में शामिल है। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, याद हो गया होगा। चलिए और कुछ चीज़ों को देखते हैं। भारत का पूरब से पश्चिम, या ये कहिए कि किबिथु से गौर मोती के बीच की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण इंदिरा काल से कन्याकुमारी के बीच की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। तो आप बिल्कुल ध्यान में रखिए इसको, पूरब से पश्चिम की जो दूरी है 2933 किलोमीटर है, और जो उत्तर से दक्षिण है वो 3214 किलोमीटर है। ठीक, तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं 2933 3214, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, बहुत एकदम याद हो जाएगा। 2933 3214, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक, फिर यहाँ पे हम चीज़ों को समझते हैं कि यहाँ पे जो देशांतर रेखाएं हैं ग्लोब में, ठीक, देशांतर रेखाएं हैं, ये देशांतर रेखा जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में जो अंतर आता है उसमें 2 घंटे का अंतर आता है, क्योंकि आपको पता है कि एक देशांतर रेखा के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है, और एक में 4 मिनट का अंतर होता है। तो अगर प्रश्न पूछा गया कि अरुणाचल में 5 बजे सूर्योदय होता है, 5 बजे सूर्योदय होता है, तो गौर मोती या सरक्रिक में सूर्योदय कब होगा, तो सीधे 5 बजे है तो यहाँ 7 बजे होगा, 2 घंटे का अंतर होगा। और यहाँ से प्रश्न मिनट में दिया जाता है, तो आप मिनट में भी उसको जोड़ करके या घटा करके आसानी से उत्तर दे सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल नहीं दे पाते हैं, आपको समझ में ही नहीं आता है कि यह प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है। ठीक, और पूरे भारत की हम बात करें तो यहाँ से एक समय रेखा गुजरती है समय की समस्या को दूर करने के लिए। 82 सही 1/2 पर, 82 सही 1/2, जिसे हम 82-30 भी कह सकते हैं, 82-30, जो कि भारत के प्रयागराज, भारत के प्रयागराज, जिसे हम पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे, प्रयागराज के
नैनी के मिर्ज़ापुर, नैनी के मिर्ज़ापुर से गुजरता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर विकल्प में दोनों आता है तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। मिर्ज़ापुर यदि विकल्प में है तो मिर्ज़ापुर सही होगा, यदि नैनी है तो नैनी सही होगा। ठीक, और यह 82 सही 1/2 डिग्री से गुजरता है, इलाहाबाद नैनी मिर्ज़ापुर से। और ये जो है इस पे भारत के 5 राज्य स्थित हैं, यानी कि समय रेखा पर भारत के 5 राज्य स्थित हैं। और इन 5 राज्यों को हम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं कि यूपी है, एमपी है, एपी है, छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा है। यानी यूपी, एमपी, एपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यह 5 राज्य हैं जिस पर भारत की समय रेखा गुजरती है। बिल्कुल एकदम आसानी से यूपी, एमपी, एपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा 5 राज्यों से गुजरती है। और यह ग्रीनविच समय से 5 घंटा 3 मिनट आगे है, यानी अंतर्राष्ट्रीय समय से यह 5 घंटा 30 मिनट आगे है। हम आगे क्लासों में पढ़ेंगे कि कोई देश का समय आगे या पीछे कैसे होता है। तो यहाँ पे बस इतना जानिए कि जब हम पश्चिम की दिशा में बढ़ते हैं तो समय कम होता जाता है, और जब हम आगे बढ़ते हैं पूरब की दिशा में तो हमें समय प्राप्त होता जाता है। तो ग्रीनविच से हम पूरब में हैं, इसलिए हमें 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं। पाकिस्तान हमसे पीछे है तो उसका समय हमसे पीछे चलता है। ठीक, तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी। आगे हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें, भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह पेपरों में अब बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन यदि एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए और आंकड़े आपको याद ना हो तो यह क्वेश्चन गलत हो जाएगा और बड़ा अफसोस होगा कि एक आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया। तो इन आंकड़ों को ध्यान में रखिए कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में भारत फैला हुआ है, भारत का यह पूरा फैलाव है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। सब कुछ अगर आप ध्यान से पढ़ें तो एक एक पॉइंट आपका तैयार होगा। तो एक बार वीडियो को देखेंगे। यहाँ देखिए एक छोटा सा राज्य है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य, अंडमान निकोबार सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है, लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आप भूगोल को पढ़ रहे होंगे बड़े अच्छे से मज़ा लेकर के। उम्मीद कीजिए कि सब कुछ अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ तैयार हो जाएगा और बिल्कुल कहीं से भी कोई समस्याएं नहीं आनी पाएंगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।